नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी हमने अपने चैनल पर स्टार्ट करा दी है और ये क्लास होने वाली है जनरल साइंस की। आप लोग देख सकते हैं जनरल साइंस की ये क्लास होने वाली है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है। क्लास 9th में जो आपकी साइंस की बुक है उसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये एक आपका थ्योरी क्लास आपकी ये होने वाली है। तो YouTube पर कोई भी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाता है, हम यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप जो है इससे कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी को कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि पदार्थ क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। तो ये सारे जो भी डाउट हैं वो छोटे छोटे डाउट आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ पर पूरे करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कॉपी और पेन आप लोग लेकर बैठिएगा, यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे परिवेश में पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है। तो देखिएगा पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात सभी वस्तुओं का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। स्थान का मतलब आयतन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या समझा, पदार्थ किसे कहते हैं? जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि हम हवा में जो है श्वास लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। और जो भी आपको पशु पक्षी जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सभी क्या हैं, एक पदार्थ हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम कहें कि एक जो पानी की एक एक बूंद है और जो रेत का एक एक क्या कहते हैं, एक एक जो कण है वो भी क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और ये जो पदार्थ होता है, जो सभी वस्तुएं हैं, इनमें एक इनका निश्चित एक द्रव्यमान होता है। क्या होता है भैया, एक द्रव्यमान होता है। और ये जो वस्तुएं हैं ये जो रखी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, तो उसका एक निश्चित द्रव्यमान है और जब हम किसी जगह पर उसको रखेंगे तो वो क्या करती है, स्थान घेरती है, यानी कि उसका एक आयतन होता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ गए, क्लियर है। तो आपने क्या समझा, पदार्थ को समझ लिया। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बता दिया, जैसे कि बादल हो गए, पत्थर हो गए, वस्तुएं जितनी भी हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, तारे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, पदार्थ हैं एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिएगा, यहाँ पर नोट में देख लीजिएगा क्या लिखा है। अच्छा पॉइंट है। भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 5 मूल तत्वों में इसको जो है विभाजित किया गया है या फिर इसको बांटा गया है। ठीक है, जिन्हें हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। तो पंच तत्व किन्हें कहते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो पंच तत्व के नाम से तो हमने इनको जान लिया। ठीक है, अब पंच तत्व हैं कौन से? पंच तत्व का मतलब 5 तत्व। अब 5 तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है आपका वायु, फिर है आपका पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये आपके पंच तत्व हैं। इन्हीं से मिलकर आपका क्या बनता है, पदार्थ बनता है। चाहे वो सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, यहाँ तक कि जो मानव है, जो हम आप जैसे लोग हैं, हम लोग भी किससे बने हैं, इन्हीं पंच तत्वों से बने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं, बिल्कुल महीन बारीक, जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, तो उन्हीं से मिलकर आपका जो है ये पदार्थ बने होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं भैया। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं, इनके बीच एक बल कार्य करता है जो कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम आपको बता दें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जैसे पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है भैया? पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच एक रिक्त स्थान होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी चीज आपको बता रहे हैं। अब रिक्त स्थान कैसे होता है, चलिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। ठीक है,
हमने मान लिया कि एक पानी का कोई एक पूरा मतलब कि एक टब लिया या मान लीजिएगा एक कंटर लिया, उसमें हमने पानी को भर दिया, ठीक है। जब हम पानी में नमक घोलते हैं, क्या घोलते हैं भैया? जब हम पानी में नमक घोलेंगे, क्या करेंगे? पानी में जब हम क्या घोलेंगे? नमक घोलेंगे, तो क्या होगा? नमक के जो कण हैं वो जल के कणों के जो बीच में रिक्त स्थान है उसमें क्या होते हैं? वो समाहित हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है उदाहरण। इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। समझ में आ गया? हमने पानी लिया, उसमें नमक को घोल दिया, तो जो रिक्त स्थान होगा पानी के कणों में बीच में, उनमें जो है क्या हो जाएगा? नमक के कण आपस में मिश्रित हो जाएंगे, समावेशित हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो पदार्थ होता है उसके जो पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर निरंतर गतिशील गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी बात आप लोग समझिएगा कैसे होते हैं, ठीक है। ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप केवल इतना समझिएगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं। आगे क्या यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं आपने जान ली। आगे चलेगा। अब बात करते हैं पहले नंबर में हम ठोस अवस्था की। किसकी बात करेंगे? ठोस अवस्था की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ठोस अवस्था में देख लीजिएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का जो आकार है और जो आयतन है वो कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है। अगला पॉइंट दिया है इनके गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं। तो अब यहाँ पर 2 शब्द आए, एक आया आपका गलनांक और एक आया क्वथनांक। तो गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गलनांक किसे कहते हैं। किसको समझेंगे? गलनांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने लिख लिया गलनांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं भैया? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक किसे कहते हैं ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो गलनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का वह तापमान जिसमें जो ठोस अवस्था में कोई वस्तु है वो सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो आपका कहलाता है गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा सुनिएगा। किसी पदार्थ का वह तापमान जिससे ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो कहलाता है आपका गलनांक, ठीक है। समझ में आ गया? गलनांक क्या हो गया? कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, ये आपकी द्रव अवस्था में हो जाएगी तो ये आपका कहलाएगा गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? गलनांक कहलाएगा। ये एक ऐसा तापमान होता है जिसमें किसी ठोस वस्तु को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देता है, तो ये आपका कहलाता है गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वथनांक की। किसकी भैया? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं भैया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग से आपको समझ में आ रहा है बॉयल करना क्या होता है? उबालना किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉयल करना। तो किसी पदार्थ का वह तापमान जिसमें कोई तरल पदार्थ सीधा किस में बदलता है? उबलने लगता है। ऐसा तापमान जिसमें कोई द्रव या तरल पदार्थ उबलने लगता है तो वो उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होगा? कोई तरल पदार्थ होगा। क्या होगा? कोई तरल पदार्थ होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उबलने लगेगा, यानी कि वाष्पित हो जाएगा, ठीक है, उबलने लगता है यहाँ पर। क्लियर है? तो तरल पदार्थ यहाँ पर जब उबलने लगता है तो ये आपका कहलाता है क्वथनांक, और जब ठोस पदार्थ गल जाता है या पिघलने लगता है और वो द्रव अवस्था में पहुँच जाता है तो वो आपका कहलाता है क्या भैया? गलनांक कहलाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें केवल 2 बातें याद रखनी हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है? एक ऐसा तापमान जिसमें ठोस से ये कोई वस्तु है वो द्रव अवस्था में बदल गई, ठीक है। क्वथनांक हमने क्या समझा? बहुत ही आराम से समझिएगा।
क्वथनांक हमने समझा कि ऐसा तापमान है एक जिसमें कोई द्रव अवस्था में या कोई तरल पदार्थ है, ठीक है, या कोई तरल पदार्थ है, ये क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया उस वस्तु का क्वथनांक और ये हो गया उस वस्तु का गलनांक। समझ में आ गया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इनके गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। अगला पॉइंट दिया है, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्या भैया, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक शब्द ऐसा आ गया संपीड़ित, ये आपको नहीं पता है, तो आप क्या समझ पाएंगे, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो हमें पता है कि संपीड़ित का मतलब क्या होता है, संपीड़ित का मतलब होता है निचोड़ना, निचोड़ना या किसी चीज़ को दबाना, ठीक है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम ना तो निचोड़ सकते हैं और ना ही उनको दबा सकते हैं, ठीक है। तो संपीड़ित का मतलब होता है दबाना या निचोड़ना किसी वस्तु को, ठीक है। तो समझ में आ गया, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कैसे होते हैं भैया, ठोस होते हैं। क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या दिया है, ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट दिया है, ठोस में विसरण द्रव तथा गैस की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया आपका विसरण। तो विसरण क्या होता है ये भी हमें समझ लेना है। विसरण क्या होता है चलिए देख लेते हैं। विसरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ अपने, क्या करते भैया, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ अपने आप मिलकर समांग मिश्रण बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। इसमें पदार्थों के जो अणु हैं वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं, तो ये जो है आपका कहलाता है विसरण। क्या समझे आप, दो या दो से जो अधिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेते हैं, जिसे हम विसरण कहते हैं। और ये जो है अणु क्या होते हैं, इसके ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विसरण की क्रिया है, विसरण की क्रिया कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है या फिर अपरिवर्तनशील होती है, तो आपका आंसर होगा जो विसरण की क्रिया होती है ये अपरिवर्तनशील क्रिया है, अपरिवर्तनीय क्रिया है। सीधा आप लोग बोलिएगा ये कैसी है, अपरिवर्तनीय क्रिया है, ठीक है। विसरण कहाँ पर होता है, जैसे कि पौधों और जानवरों में श्वसन क्रिया में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं द्रव अवस्था के बीच में, ठीक है। द्रव अवस्था किसे कहते हैं, अब यहाँ से पॉइंट आते हैं। अब यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि द्रव का आयतन निश्चित होता है या फिर अनिश्चित होता है। यही सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द्रव का जो आयतन होता है और ये क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। द्रव का आयतन तो निश्चित हो गया लेकिन आकार कैसा हो गया, अनिश्चित, ठीक है। आगे लिखा है, द्रव का गलनांक कक्ष ताप से कम होता है तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें भी जो है क्या किया जा सकता है, कोई चीज़ द्रव अवस्था में है तो उसको हम कैसे दबा सकते हैं, कैसे उसको हम निचोड़ सकते हैं, जब वो ऑलरेडी कैसी अवस्था में है भैया, द्रव अवस्था में, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठोसों की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। विसरण इसमें जो है तीव्र होता है। विसरण कैसा होता है, तीव्र होता है। इसमें आसानी से जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो आपस में मिलकर जब द्रव अवस्था में होते हैं तो वो आसानी से आपस में मिल जाएंगे और एक समांगी मिश्रण बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत ही तीव्र गति से विसरण होता है, जो विसरण की क्रिया होती है। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं गैसीय अवस्था की। गैस अवस्था में क्या है, गैस का आयतन और जो आकार है वो दोनों अनिश्चित होता है। क्यों होता है, गैस मान लीजिएगा कि आपने एक कोई सिलेंडर है, मान लीजिएगा इस तरीके से कोई एक सिलेंडर है, यहाँ पर आपने इसमें गैस भरी तो इसका जो आकार है वो इसी सिलेंडर के आकार नुमा हो जाएगा, ठीक है। आयतन इसी के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अनिश्चित है। अब मान लीजिए कोई एक चौकोर है इस तरीके से बॉक्स, ठीक है, आपने इसमें गैस भर दी
तो इसका आयतन इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा आपका यहाँ पर बर्तन होगा उसी तरीके से इसका आयतन और आकार बदल जाता है। ठीक है, आयतन और आकार बदल जाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है। गैस का गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है, इसको दबाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कणों के बीच आकर्षण बल द्रव्यों की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो द्रवों की अपेक्षा कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, विसरण जो है द्रवों से अधिक होता है। इसमें जो विसरण होता है ये भी कैसा होता है? द्रवों से अधिक होगा। उसमें तीव्र होता था द्रवों में, लेकिन यहाँ पर उनसे भी अधिक किसमें होगा? आपका गैस अवस्था में। तो आपने क्या समझा? जो विसरण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा किसमें होगी? गैस में होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे कम होगी वो होगी ठोस में। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं घनत्व की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, घनत्व कहते किसे हैं? तो देखिएगा, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व को हम यहाँ पर लिखते हैं, किससे डिनोट करेंगे? घनत्व को यहाँ पर हम व्यक्त करते हैं रो से। ठीक है, रो बराबर होता है एम अपॉन वी। ठीक है, एम क्या हो गया? एम हो गया आपका मास। ठीक है, और वी हो गया वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है? तो रो बराबर एम अपॉन वी, जिसको हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखिएगा, एलपीजी और सीएनजी, इसके दो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, इनके आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एलपीजी को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और सीएनजी को बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी हमने बताया क्या होता है? संपीड़ित एक तरीके से क्या होती है? संपीड़ित सीएनजी है, और आपको इसका प्रयोग भी पता होगा। ये एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन होता है, और इसका प्रयोग जो है वाहनों में किया जाता है। जैसे कि आप लोग कार में देखते हैं, इस समय सीएनजी वाली कारें ज़्यादा बिक रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? देखिएगा, यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए, तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अतः दाब परिवर्तित करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। किसी सिलेंडर में गैस भरी है, अगर हम उस पर दाब डालते हैं तो जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो आपस में और पास में आ जाते हैं कण। अगर कणों की दूरी इतनी है तो जब दबाव डालेंगे तो कण आपस में बहुत ही पास पास ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम दाब परिवर्तित करते हैं, दाब डालते हैं, तो कणों को यहाँ पर आपस में समीप लाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, CO2 पर दाब को एक वायुमंडलीय करके वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को। ठीक है, आगे चलिएगा, अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई ठोस पदार्थ है जिसको हमने गर्म किया, तो वो द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ पर जाएगा? वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो ये आपकी क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्लियर है सभी को? जैसे हम कपूर को जलाते हैं तो आपने देखा होगा वो जल के द्रव अवस्था में नहीं, सीधा वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो क्वथनांक हमने आपको बताया था, क्वथनांक क्या बताया था कि किसी पदार्थ का वह तापमान जिसमें कोई तरल या द्रव पदार्थ जो होते हैं वो उबलने लगते हैं, तो उससे जो कम तापमान पर जो है
द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं। ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ताप वृद्धि से जो वाष्पन की दर है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, मान लीजिएगा कि हम जो है जल को यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। ताप क्या होता है, गर्म करना होता है। तो जब हम ताप और अधिक कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो वो और अधिक जल्दी से क्या हो जाएगा, वाष्पित होने लगता है। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। अब इससे आपने क्या समझा, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं, अगर हम एक साथ इकट्ठा रख दें, उनको फैलाएं नहीं, यानी कि जो उनका सतह का क्षेत्रफल है उनको फैलाया नहीं है, तो वो बहुत ही देर में सूखेंगे। यानी कि वाष्पित जो जल है उसमें जल की मात्रा है वो वाष्पन की क्रिया से यहाँ पर मतलब कि उससे अलग नहीं होगी। जो उनके कण हैं वो चिपके रहेंगे। और जब हम उसको क्या करेंगे, फैला देंगे, यानी कि जो सतह का क्षेत्रफल है उसमें हमने वृद्धि कर दी, तो जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वो जल्दी वाष्पित हो जाते हैं। जो जल के कण हैं वो जल्दी वहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक हमने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट लिखा है कि आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर बढ़ती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जो आपकी हवा है, यानी कि ये जो वायु आपकी आसपास चारों ओर है। ठीक है, अब सर्दियों में देखिएगा जब कोहरा गिरता है तो जो हवा है आपकी उसमें जल के जो अणु हैं, यानी कि जो कण हैं, वो क्या होते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। तो जब हम कपड़े वहाँ पर डालते हैं, तो जब यहाँ पर वायु में जो आर्द्रता है, ठीक है, वो अधिक है, तो आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक है, क्योंकि वायु में ऑलरेडी आपके जल के कण मौजूद हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर क्या कह रहा है, तथा आर्द्रता जब अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। वाष्पन की दर का मतलब है जो कपड़े हैं वो आपके जल्दी नहीं सूख पाते हैं। और अगर आर्द्रता में कमी है, यानी कि जल के जो कण हैं वो वायु में कम हैं, तो आपके जो है कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर देखो दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। इसीलिए हम जो है गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पसीने का जो अधिक अवशोषण हो सकता है और जो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मापन योग्य राशियाँ और उनके मात्रक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राशि यहाँ पर है, मात्रक ये दिए हैं, प्रतीक इसका ये है। ठीक है, तापमान का मात्रक केल्विन है, प्रतीक आपका के हो गया। लंबाई का मीटर, ये भी मीटर आपका प्रतीक हो गया। संहति का किलोग्राम हो गया, भार का न्यूटन हो गया। आयतन का घन मीटर होता है या मीटर क्यूब कहते हैं। घनत्व क्या क्या हो जाएगा, इसको रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखिएगा दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। क्लियर है सभी को। तो ये हो गई आपकी भौतिक राशियाँ। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ पर होता है समाप्त। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये है उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे आपको। क्लियर है। तो वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इससे बढ़िया लेक्चर हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे, और बहुत ही अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट साइंस के हम यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।